नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के पद पर। जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद। हाँ, और हमने इसके लिए जानकारी जुटाई है विकिपीडिया से। आज हम इस पद की संवैधानिक स्थिति, इसके चुनाव के तरीके, शक्तियों और इतिहास पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और अक्सर ये सवाल भी मन में आता है ना कि क्या राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं? हाँ, या उनके पास सच में कुछ असरदार शक्तियां भी होती हैं? तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के पद और उनकी भूमिका से। राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं ना? जी हाँ, एग्जीक्यूटिव हेड मतलब संघ के जितने भी कार्यपालक काम हैं वो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 53 वो तो साफ कहता है कि संघ की सारी कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में ही होगी। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। मतलब हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके प्रमुख। अच्छा, और इमरजेंसी लगाना या हटाना? हाँ, वो भी। इमरजेंसी लगाना, हटाना, युद्ध या शांति की घोषणा करना, ये सब अधिकार राष्ट्रपति के ही पास हैं। उन्हें देश का पहला नागरिक भी माना जाता है। और हाँ, भारतीय नागरिक होना तो खैर पहली शर्त है ही। जी। और अभी कौन है हमारी राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी, 25 जुलाई 2022 से। हाँ, और उनका आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन, जो रायसीना हिल पर है। एक बात और, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसकी कोई सीमा तो है नहीं हमारे यहाँ? नहीं, कोई सीमा तय नहीं है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति, वो 2 बार चुने गए थे। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा इतिहास देखें। ये पद बना कैसे? हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तब हम सीधे गणतंत्र नहीं बने थे। अच्छा, तो क्या थे? हम एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य यानी डोमिनियन थे। तब देश के प्रमुख थे गवर्नर जनरल, पहले लॉर्ड माउंटबैटन, फिर सी राजगोपालाचारी। ओह, राजगोपालाचारी जी अकेले भारतीय गवर्नर जनरल थे? जी हाँ, एकमात्र भारतीय। लेकिन ये आप कह सकते हैं एक अस्थायी व्यवस्था थी। तो असली बदलाव कब आया? असली बदलाव आया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। गणतंत्र दिवस। हाँ, उसी दिन गवर्नर जनरल का पद खत्म हुआ और निर्वाचित राष्ट्रपति का पद बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। और ये 26 जनवरी की तारीख भी खास है। 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। तो इसका एक प्रतीकात्मक महत्व भी था। बिल्कुल। और इसी दौर में एक और बड़ा फैसला हुआ था, राष्ट्रमंडल की सदस्यता का। हाँ, वो कैसे? मतलब हम गणतंत्र बन गए तो ब्रिटिश सम्राट तो प्रमुख नहीं रहे? सही सवाल है। तब नेहरू जी ने एक बहुत ही क्या कहते हैं दूरदर्शी तर्क दिया। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटिश सम्राट को सिर्फ राष्ट्रमंडल का प्रमुख मानेगा, भारत का राष्ट्र प्रमुख नहीं। अच्छा, बड़ी चतुराई की बात थी ये तो। हाँ, इससे भारत राष्ट्रमंडल में भी बना रहा और दूसरे नए गणराज्यों के लिए भी एक रास्ता खुल गया। वाकई कमाल की कूटनीति। अच्छा, तो ये तो हुआ इतिहास। अब आते हैं चुनाव पर। राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं? सुना है प्रक्रिया थोड़ी अलग है। हाँ, अलग है और थोड़ी जटिल भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 55 में इसका जिक्र है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी नाम है। आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये कि आम जनता सीधे वोट नहीं डालती। अच्छा, तो फिर कौन चुनता है? एक खास समूह चुनता है, जिसे कहते हैं निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें होते हैं संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं? नहीं, मनोनीत सदस्य नहीं। और साथ में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, तो सारे सांसद और विधायक जो चुने हुए हैं जी, वो मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं हर 5 साल में? जी हाँ, कार्यकाल 5 साल का होता है और दोबारा भी चुने जा सकते हैं, जैसा हमने डॉक्टर प्रसाद के मामले में देखा। और ये वोटिंग होती कैसे है? क्या हर वोट बराबर होता है? नहीं, यहीं पर वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली बात आती है। हर विधायक और सांसद के वोट का एक मूल्य निकाला जाता है। मूल्य? वो कैसे? एक फार्मूला है। इसका मकसद यह है कि राज्यों की जनसंख्या और उनके विधायकों के वोटों में एक अनुपात हो, और साथ ही सारे राज्यों के विधायकों के कुल वोटों का मूल्य देश के सारे सांसदों के कुल वोटों के मूल्य के लगभग बराबर हो। ताकि राज्यों और केंद्र में एक संतुलन बना रहे। बिल्कुल। और फिर आती है वो एकल संक्रमणीय मत वाली बात। हाँ, वो क्या है? इसमें वोटर सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता।
वो अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करता है। अच्छा। पहली पसंद ये, दूसरी पसंद वो, तीसरी ये, ऐसे। हाँ, प्रेफरेंस। और जीतने के लिए उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोटों का एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है। और अगर पहली बार में किसी को ना मिले तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके वोटों को वोटरों की दूसरी पसंद के आधार पर बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। ओह, और ये तब तक चलता है जब तक किसी एक को वो जरूरी कोटा ना मिल जाए। समझ गई। प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा जरूर है, पर इसके पीछे सोच ये है कि जीतने वाले को ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिले। सही, व्यापक सहमति और संतुलन, यही मकसद है। अच्छा, अब ये बताइए कि इस पद के लिए चुनाव कौन लड़ सकता है? क्या योग्यताएं हैं? कुछ बुनियादी शर्तें हैं। पहली, भारत का नागरिक हो। जरूरी है। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरा, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की मतलब चुनाव लड़ने की योग्यता। हाँ, वही। और चौथी, वो केंद्र या राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का पद न धारण करता हो, मतलब कोई सरकारी नौकरी वगैरह में ना हो। लेकिन हमने तो देखा है कि मंत्री, राज्यपाल, ये सब भी चुनाव लड़ते हैं। वो लाभ का पद नहीं है क्या? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसमें एक छूट है। अगर कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है या केंद्रीय राज्य में मंत्री है तो उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाता। वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। ये शायद इसलिए ताकि अनुभवी लोग भी रेस में आ सकें। ठीक है। और अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय। ओके, तो योग्यताएं और चुनाव प्रक्रिया समझ आ गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, शक्तियां। संविधान में तो काफी शक्तियां दी गई हैं, है ना? हाँ, सैद्धांतिक रूप से देखें तो राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सेना सबसे जुड़ी हुई। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, वो है हमारी संसदीय प्रणाली। अच्छा। भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ असली कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों का क्या? संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और व्यवहार में कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति अपनी लगभग सारी शक्तियों का इस्तेमाल इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो मतलब शक्तियां हैं पर इस्तेमाल दूसरों की सलाह पर। ये तो बड़ा विरोधाभास है। हाँ, यही इस पद की खासियत या कहें कि जटिलता है। अपार शक्तियां कागज पर अमल में सीमित। इस पर हम थोड़ी देर में और बात करेंगे कि सलाह मानने की बाध्यता कितनी है। पर पहले मान लीजिए कोई ऐसी नौबत आ जाए कि राष्ट्रपति संविधान का ही उल्लंघन कर दें, तब क्या उन्हें हटाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए संविधान में एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया है, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। अनुच्छेद 61, संविधान का उल्लंघन। अब ये उल्लंघन क्या है, ये संविधान में साफ साफ नहीं लिखा। ये तय करना संसद का काम है। तो ये एक तरह से राजनीतिक कानूनी प्रक्रिया हुई? हाँ, कह सकते हैं। प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के कम से कम 1/4 सदस्यों को प्रस्ताव लाना होता है। 1/4 सदस्य काफी सादा है। हाँ, फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। उसके बाद उस सदन में प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। और पास होने के लिए उस सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। सिर्फ उपस्थित और वोट देने वालों का नहीं, कुल संख्या का। ये बहुत मुश्किल होता है। अगर एक सदन से पास हो गया तो फिर मामला दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है या करवाता है और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। हाँ, बिल्कुल। वे खुद या अपने वकील के जरिए अपना पक्ष रख सकते हैं। और फिर अगर दूसरा सदन भी जांच के बाद उस प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पास कर दे, तो उसी वक्त राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। ये तो बहुत ही कठोर प्रक्रिया है। हाँ, इसीलिए आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चला ही नहीं। ये प्रक्रिया पद की गरिमा बनाए रखने के लिए इतनी कठिन बनाई गई है। सही है। यानी हटाना लगभग नामुमकिन है, पर एक सुरक्षा वॉल्व की तरह ये व्यवस्था मौजूद है। अच्छा, अब उन शक्तियों पर आते हैं जिनका इस्तेमाल शायद ज्यादा होता है। न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति सजा माफ कर सकते हैं? हाँ, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियां देता है। ये खास तौर पर अदालती सजाओं के मामलों में लागू होती हैं। इसमें 5 तरह की शक्तियां हैं। 5 तरह की? कौन कौन सी? क्षमा, लघुकरण, ये सब? हाँ, क्षमा, पार्डन, लघुकरण, कम्यूटेशन, परिहार, रिमिशन, विराम, रिस्पाइट और प्रविलंबन, रिप्रीव।
इनका मतलब क्या है आसान भाषा में? देखिए, क्षमा मतलब पूरी माफी, सजा भी खत्म, दोष भी खत्म, व्यक्ति बिल्कुल बरी। ओके। लघुकरण मतलब सजा की प्रकृति को बदलना, कठोर से नरम करना, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदलना। ठीक है। परिहार में सजा की प्रकृति नहीं बदलती, बस उसकी अवधि कम हो जाती है, जैसे 10 साल की सजा को 5 साल कर देना। समझ गई। विराम मतलब किसी खास वजह से सजा कम करना, जैसे कोई महिला कैदी गर्भवती है तो उसकी सजा में नरमी। अच्छा। और प्रविलंबन मतलब सजा के अमल पर रोक लगाना, खासकर मौत की सजा पर, ताकि दोषी को क्षमा याचना आदि के लिए समय मिल सके। ये तो काफी अहम शक्तियां हैं। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इनका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, यहाँ भी वही संसदीय प्रणाली वाला सिद्धांत है। ये उनकी विवेकाधीन शक्तियां नहीं है, वे इनका इस्तेमाल भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। ओह, यहाँ भी सलाह। हाँ, ये कार्यपालिका की शक्ति है, न्यायपालिका की नहीं। हाँ, पर अगर उनके फैसले में मनमानी लगे तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसका मकसद क्या है फिर? मकसद ये है कि न्याय प्रक्रिया में अगर कोई भूल रह गई हो या सजा ज्यादा कठोर लग रही हो तो एक मानवीय राहत दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दया याचिकाओं पर फैसला जल्दी होना चाहिए। राष्ट्रपति अदालत का फैसला बदलते नहीं, बस सजा पाए व्यक्ति को राहत देते हैं। ठीक है, ये तो हुई न्यायिक शक्तियां। अब विधायी शक्तियों पर आते हैं। वीटो पावर के बारे में सुना है, ये क्या चीज है? वीटो मतलब मैं मना करता हूं। ये राष्ट्रपति की वो शक्ति है जिससे वे संसद से पास हुए बिल को कानून बनने से रोक सकते हैं या उसमें देरी कर सकते हैं। भारत में मुख्य रूप से 3 तरह की वीटो शक्तियां हैं। 3 तरह की? कौन कौन सी? पहली है पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। जब कोई बिल संविधान संशोधन बिल को छोड़कर संसद से पास होकर आता है तो राष्ट्रपति चाहें तो उस पर अपनी सहमति रोक सकते हैं, बिल वहीं खत्म। वो ऐसा अपनी मर्जी से कर सकते हैं? नहीं, व्यवहार में ये भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है। हाँ, संविधान संशोधन बिल पर वे मना नहीं कर सकते, उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। ठीक है। और दूसरी? दूसरी है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति किसी बिल को धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर संसद के पास वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। अच्छा, सुझावों के साथ? हाँ, सुझावों के साथ भेज सकते हैं। लेकिन अगर संसद उसे दोबारा पास कर दे, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, तब राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ेगी। तो ये एक तरह से सिर्फ एक बार लौटाने की शक्ति है। हाँ, और इसका प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक से कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति वेंकटरमण ने एक बार संसद सदस्य वेतन बिल लौटाया था। और तीसरी वीटो? वो है पॉकेट वीटो। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि उन्हें कितने दिन में बिल पर फैसला लेना है। कोई टाइम लिमिट नहीं? नहीं। तो अगर राष्ट्रपति चाहें तो किसी सामान्य बिल पर न हाँ कहें, न ना कहें, न वापस भेजें, बस उसे अपनी जेब में, मतलब अपने पास अनिश्चित काल के लिए पड़ा रहने दें। अरे, तो बिल का क्या होता है? वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, कानून नहीं बन पाता। ये उनकी विवेकाधीन शक्ति मानी जाती है। क्या इसका इस्तेमाल हुआ है कभी? हाँ, सबसे मशहूर उदाहरण है 1986 का। राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो लगाया था। वो बिल बहुत विवादास्पद था। ये तो वाकई एक अहम शक्ति है। और हाँ, ये भी तो है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल। संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कोई बिल बिना उनकी मंजूरी के कानून बन ही नहीं सकता। बल्कि कुछ बिल तो उनकी इजाजत के बिना संसद में पेश भी नहीं किए जा सकते। कैसे? जैसे धन विधेयक या राज्यों की सीमा बदलने वाले बिल। संविधान और परंपराओं ने कुछ ऐसी विवेकाधीन शक्तियां दी हैं जो खास मौकों पर बहुत अहम हो जाती हैं। जैसे कि? कौन सी? एक तो हमने अभी बात की निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल, वो अपने विवेक से कर सकते हैं। हाँ। दूसरा, अनुच्छेद 74 के तहत वो मंत्रिपरिषद की किसी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार को दोबारा सोचने पर मजबूर करना। हाँ, भले ही बाद में माननी पड़े, पर एक बार लौटाना भी बड़ी बात है। बिल्कुल। तीसरा, अनुच्छेद 78। इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन और कानूनों के बारे में कोई भी जानकारी मांग सकते हैं और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वे जानकारी दें। तो वो सरकार के कामकाज पे नजर रख सकते हैं। हाँ, जानकारी मांग सकते हैं, आगाह कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, चेतावनी भी दे सकते हैं। और कोई बड़ी विवेकाधीन शक्ति? शायद सबसे बड़ी शक्ति तब सामने आती है जब लोकसभा चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले, त्रिशंकु संसद। हाँ, तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति अपने विवेक से फैसला करते हैं कि किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। वे उसे चुनते हैं जो उनकी राय में लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है। ये बहुत नाजुक फैसला होता है। सही बात है।
इसके अलावा अगर कोई मंत्री अकेले कोई फैसला ले ले तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि उसे पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखो। और अगर सरकार बहुमत खो दे तो वे लोकसभा भंग भी कर सकते हैं, शायद बिना प्रधानमंत्री की सलाह के भी। तो इन विवेकाधीन शक्तियों को देखते हुए फिर से वही सवाल, राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, नाम मात्र या वास्तविक? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साफ किया है, जैसे रामजस कपूर केस में, कि भारत में संसदीय प्रणाली है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, राष्ट्र के मुखिया हैं, सरकार के नहीं। लेकिन वो जो सलाह मानने की बाध्यता वाली बात थी अनुच्छेद 74 में, वो शुरू से थी? नहीं, ये बाद में आई। मूल संविधान में ये स्पष्ट नहीं था कि सलाह मानना बाध्यकारी है या नहीं। तो फिर कब बदला? पहले 1976 में 42वें संशोधन से इंदिरा गांधी सरकार ने ये बाध्यकारी बना दिया। राष्ट्रपति को हर सलाह माननी ही होगी। ओह, मतलब बिल्कुल रबर स्टैम्प जैसा। हाँ, काफी हद तक। लेकिन फिर 1978 में 44वें संशोधन से जनता पार्टी सरकार ने इसे थोड़ा बदला। क्या बदला? अब ये है कि राष्ट्रपति सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा आ जाए तब मानना बाध्यकारी है। तो 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को थोड़ी ताकत वापस दी एक तरह से। हाँ, एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण गुंजाइश दी, एक चेक और बैलेंस बनाया। इससे राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का रिश्ता ज्यादा संतुलित हुआ। ये जानना जरूरी था कि ये संतुलन कैसे बना। अच्छा, अब जाते जाते कुछ और बातें। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हाँ, और आजकल वेतन कितना है? हाँ, भारत की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी पहली महिला राष्ट्रपति थीं और वेतन हमारे स्रोत के मुताबिक अभी 5 लाख रुपए प्रति माह है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये तो साफ है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ औपचारिक या सजावटी नहीं है। भले ही ज्यादातर काम सलाह से होता हो, पर उनके पास संवैधानिक जिम्मेदारियां, कुछ अहम विवेकाधीन शक्तियां और एक नैतिक अधिकार जरूर है। निश्चित रूप से चुनाव का तरीका, न्यायिक, विधायी और विवेकाधीन शक्तियां, ये सब मिलकर उन्हें भारतीय लोकतंत्र में एक अहम संतुलनकारी भूमिका देते हैं। वे सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है, खासकर अनिश्चित राजनीतिक हालात में उनकी भूमिका बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, संविधान के संरक्षक। भूमिका ज्यादातर प्रतीकात्मक होते हुए भी कुछ खास हालात में, जैसे त्रिशंकु संसद या विवादास्पद बिल पर वीटो, ये बहुत अहम और निर्णायक हो सकती है। बिल्कुल, और यही एक सोचने वाली बात भी है। भविष्य में जैसे जैसे राजनीति बदलेगी, खासकर गठबंधन सरकारों के दौर में, राष्ट्रपति की इन विवेकाधीन शक्तियों का क्या होगा? क्या अनुच्छेद 74 और 78 जैसी शक्तियों का इस्तेमाल बढ़ेगा, या ये सिर्फ किताबों में ही रहेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी गौर करना होगा।